नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 17 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज यमन के ऊपर इजराइल की सेना ने बड़ा हमला किया है और सबसे अहम बात यह है कि इस बार हमला करने का जो तरीका था सबसे अलग था, सबसे अलहदा था और इस हमले में यमन को कितना नुकसान हुआ इसके बारे में आपको डिटेल में पता चलेगा। और साथ ही गजा के ऊपर भी आज इजराइल के हमले काफी तेज रहे, एक हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी की गई, क्या अपडेट है इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही चाइना के कुछ सीनियर डेलीगेशन भारत आने वाले हैं, इस बातचीत का मुद्दा क्या होगा, किस वजह से ये लोग आएंगे, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही सीज फायर को लेकर क्या बड़ी अपडेट है ये भी आपको वीडियो में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े, इजराइल के साथ खड़े, फिलिस्तीन के साथ खड़े, आप जिसके भी साथ खड़े कमेंट करके जरूर बता दें। अच्छा, अक्सर जब ये सवाल पूछता हूं तो कई सारे लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों कहते हो, लाजमी है कहना, पता तो चले कि कितने लोग इंसानियत के पक्ष में खड़े और कितने लोग शैतानी दिमाग के हो चुके हैं। खैर, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। सबसे पहली जो खबर निकल के सामने आ रही है, जो आज की मेन हेडलाइन है कि आज इजराइल की नेवी ने, ध्यान दीजिएगा, इजराइल की नेवी ने आज यमन के ऊपर बड़ा अटैक किया। यमन के ऊपर ये जो अटैक किया, इस अटैक में यमन को ठीक ठाक नुकसान हुआ है, चूंकि आज हुतीज ग्रुप के कंट्रोल में जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर था और साथ ही जो हजीज पावर प्लांट था, ये सना में, यमन की राजधानी में, इन दोनों जगहों को टारगेट किया। टारगेट करने के बाद यहाँ पे मिसाइलें दागी गई और मिसाइलें दागने के बाद बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बारे में अभी तस्दीक से हम आपको बताएंगे। आप इस पूरे हमले के पहले सिनेरियो को समझें, यह हमला क्यों हुआ, कैसे हुआ और इस बार नेवी से क्यों हुआ। ये तीन चीज जब आप जानेंगे तब आपको इजराइल की मोरस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। देखिए, इस बीच लगातार यमन के हुतीज मिसाइल दाग रहे थे, लगातार ड्रोन से हमले कर रहे थे। अभी परसों भी उन्होंने 5 अलग अलग जगहों को टारगेट किया और टारगेट करने के बाद 5 अलग अलग जगहों पे ड्रोन से हमला किया, जिसको इजराइल कहता है कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया। और यमन का कहना है और हुतीज का कहना है कि ये जो ड्रोन्स थे वो सही जगह जाके हिट हुए हैं, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया। अब इसी के बाद जब यमन के हमले लगातार इंटेंस होते हैं, जब इजराइल की जो आवाम है उसके अंदर पैनिक फैलता है, सबको लगता है कि यार यमन अब आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा। हुतीज लगातार लाल सागर में जहाज़ों को टारगेट कर रहे थे, इधर इजराइल के हाइफा और अलग अलग पोर्ट पे ले जाके हमला कर रहे थे। तो इस वजह से फिर इजराइल को लगा कि कुछ करना चाहिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि कुछ करना चाहिए तो ठीक है, अगर ये एयरफोर्स लेके जाते हैं, पिछली बार भी एयरफोर्स लेके गए थे तो उधर से जब मिसाइलें चली तो इनके फाइटर जेट भाग खड़े हुए। इनको लगा कि इस बार टेक्नोलॉजी कुछ दूसरी करनी पड़ेगी। इसके बाद इन्होंने अपने नेवी को गुपचुप तरीके से लाल सागर में भेजा। अच्छा, एक चीज आप सोचिए, वैसे यमन के हुतीज और यमन की जो आर्मी है, तमाम लोग नजर रखते हैं कि लाल सागर में कौन आ रहा, कौन जा रहा, तमाम जहाजों पे ये लोग नजर रखते हैं। लेकिन इस बार न जाने क्या हुआ कि जब इजराइल की नेवी वहां पे जाती है तो यमन के किसी भी ग्रुप को पता नहीं चलता। इसके बाद 2 अलग अलग जगहों पे टारगेट किया गया। सबसे पहला टारगेट जो था वो हुतीज के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को किया गया। उसके बाद जो दूसरा टारगेट था वो हजीज पावर प्लांट को किया गया। दोनों जगहों पे नेवी से, यानी जहाज में, जो समुद्र में जो जहाज थे, फाइटर जहाज ही कहा जाएगा उनको, फाइटर शिप, उनसे लॉन्च की गई मिसाइलें और ये मिसाइलें दोनों जगहों पे जाके हिट होती हैं। बचने का कोई चांस था नहीं, मिसाइलें काफ़ी प्रिसाइज थी और इस वजह से यमन को ठीक ठाक नुकसान हुआ। और ये खबर अल जजीरा में भी छपी है। आज इजराइल की आर्मी का जो ऑफिशियल पोस्ट है IDF का, उसमें भी इसके बारे में जिक्र हुआ। और साथ ही जो हुतीज के कंट्रोल में एक टीवी चैनल है यमन का जिसका नाम है अल मसीरा में भी इसका तस्करा रहा। तो आज यमन के ऊपर बड़ा हमला हुआ है और इजराइल का कहना है कि यह हमला हमारे ऊपर लगातार जो ड्रोन हमले हो रहे थे उसके जवाब में हमने किया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या हुतीज खामोश हो जाएंगे, क्या हुतीज शांत हो जाएंगे, क्या हुतीज जो फिलिस्तीन के लिए इतना लड़ रहे हैं, जब उनके ऊपर हमला हुआ है तो खामोशी से इस हमले को झेल जाएंगे या फिर पलटवार करेंगे। अच्छा, अगर पलटवार करेंगे तो कितना इंटेंस करेंगे, ये भी एक देखने लायक बात होगी दोस्तों। क्योंकि आज जब हुतीज के ऊपर हमला हुआ है तो जाहिर सी बात है हुतीज हमला करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा से कि गजा में एक हॉस्पिटल पे आज इजराइल ने बड़ा हमला किया और यहाँ पे एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया। आप इनकी मोरस ऑपरेंडी देखिए, जहां इनका एयरफोर्स फंस जाता है वहां पे ये नेवी से हमला कर रहे हैं। जहां इनका IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, जो पैदल ट्रूप्स चलते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, उनके ऊपर कल मोर्टार से हमला हुआ था, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। तो जहां पे
पैदल वाले फंसते हैं वहाँ फिर एयरफोर्स का इस्तेमाल, और जहाँ एयरफोर्स और नेवी फंसती है वहाँ पैदल वालों का इस्तेमाल। ये इनकी मॉडस ऑपरेंडी इनको आज सफल बना रही दोस्तों, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहरहाल आज एक हॉस्पिटल है अल अहली हॉस्पिटल, इस हॉस्पिटल में हमला किया। रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि बम से जब हमला किया तो ये पूरा हॉस्पिटल उड़ गया। अभी तक 7 लोगों के मरने की खबर आई है, और ये हमला इस वजह से लगातार ये लोग कर रहे हैं चूंकि अब इनका एकमात्र एजेंडा है कि एनी हाउ जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, जो फिलिस्तीन की आवाम है उसको डराया जाए, धमकाया जाए, ताकि फिलिस्तीन के लोग वहां से चले जाएं। यानी इतना डरा दो कि ये लोग चले जाएं। खैर, इसके साथ ही आज फिलिस्तीन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बड़ा ऐलान किया, अल जजीरा की रिपोर्ट है ये, कि आज 11 के करीब लोग भूखमरी से मर गए। आज पिछले 5-6 घंटों में ही 11 के करीब लोग मर गए, और साथ ही इस 5-6 दिन में 251 के करीब लोग मरे, 251। और सबसे अफसोसनाक तस्वीर इस पूरे मामले की ये है कि 108 के करीब ऐसे थे जो मासूम मजलूम बच्चे थे। बहुत सारे लोग इस सवाल यहाँ उठा देते हैं कि भाई बार बार बच्चों का जिक्र, बार बार मरने वालों में बच्चे ही क्यों? अरे बुद्धिहीन, इतना तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम समझ लेते कि बच्चों को खाने पीने की ज़रूरत ज़्यादा होती है, बच्चों को पोषण की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उनके शरीर के जो अंग है, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे दिल हो, चाहे फेफड़ा हो, उतना मजबूत नहीं होता। थोड़ा सा झटका होता है वो बीमार पड़ जाते, थोड़ा सा झटका होता है उनकी मौत तक हो सकती है। ये चीज़ें किसी इंसान को समझ में आएंगी, किसी जानवर को नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर तेल अवीव से निकल के सामने आ रही दोस्तों। तेल अवीव का जो आलम है इस समय, वो नेतन्याहू को इस कदर परेशान कर रहा है कि नेतन्याहू को खुद लग रहा है कि अब मेरी कुर्सी खतरे में है। बाकायदा आज 1000 से 2000 पुलिस वालों को राउंड पे रखा गया तेल अवीव में कि कहीं भी कुछ भी आपको संदिग्ध दिखे फौरन अरेस्ट कर लो। मामला क्या है, पहले आप मामला समझिए। तेल अवीव में बाकायदा रैली निकाली गई। शुरुआत में उसमें कुछ लोग आए, 100 लोग, 200 लोग। उसके बाद जब मामला पता चला कि ये रैली इस वजह से है कि बार बार सीज फायर को लेके नेतन्याहू के नखरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस मामले को जब लोगों ने देखा, लोगों को लगा कि हमारे घर के लोग तो छूट सकते हैं, लेकिन नेतन्याहू है कि अपने मास्टर विजन को लेके सीज फायर ही नहीं कर रहा। तब लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। अच्छा, जिन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया उन्होंने आसपास के लोगों को भी जागरूक किया कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, आप लोग भी सड़कों पे आओ। इसके बाद फिर 100 से जो तादाद थी वो 500 पहुंची। इन 500 ने भी लोगों को जागरूक किया। उसके बाद ये 1000 में तब्दील हो गए। कल की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं कि कल 10,000 से ज्यादा लोग तेल अवीव के अंदर हाथों में इजराइल का झंडा लिए और दूसरे हाथ में पीला झंडा लिए। पीला झंडा प्रतीक था इस बात का कि जो सीज फायर है वो हो जाए और साथ ही जो बंधक है उनको आजाद किया जाए। और इसी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बाकायदा एंटी वार प्रोटेस्ट जो हो रहा, इसका नाम इजराइल में दिया गया एंटी वार प्रोटेस्ट, यानी जंग के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हो रहा, उस प्रोटेस्ट के लिए हजारों पुलिस वालों को अलर्ट पर रखा गया और कहा गया कि कहीं भी ऐसा प्रोटेस्ट देखने को मिले फौरन अरेस्ट कर लो। यानी अपने ही देश में इमरजेंसी लगाने का काम इजराइल कर रहा है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो इजराइल के अंदर इमरजेंसी ही लग गई है। हालांकि शाम को इसके बारे में आपको डिटेल में और बताऊंगा। खैर, अगली खबर को रुख करते हैं। वेस्ट बैंक में भी आज इजराइल ने बड़ा हमला किया है। वेस्ट बैंक के अंदर आज इजराइल का जो हमला था, इस हमले में कई सारे फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि इस बार इजराइल के काम करने का तरीका बड़ा अलग है। इजराइल अपने लोगों को हथियार देता, अपनी जनता को, आर्मी को नहीं, इस बार जनता को हथियार देके भेजता और कहता है कि आप जाइए वहां पे एज ए सेटलर रहिए। एज ए सेटलर रहने के बाद वहां पे आप लोगों को मारिए, भगाइए, जो न भागे उसको गोली मार दीजिए। क्योंकि जब ये कहा जाएगा कि सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच झगड़ा हुआ तो उसमें इजरायली नाम नहीं आएगा, इजराइल की आर्मी का नाम नहीं आएगा, तो जवाब नहीं देना पड़ेगा। और यही वजह है कि लगातार सेटलर्स और फिलिस्तीनियों के बीच क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं। फिलिस्तीनी बेचारे मजबूर हैं, उनके पास ईंट पत्थर लाठी डंडा है, कई महीनों से खाना नहीं खाएं, कितनी ताकत होगी, बस एक जज्बा है कि टिके हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। अब इनको बढ़िया खिला पिला के मोटा ताज़ा करके भेजा जाता है, हाथों में आधुनिक हथियार होते हैं, तो जब ये फायर करते हैं तो फिलिस्तीनियों को भागना पड़ता है। और इसी तरीके से ये लगातार गांव के गांव कब्जा करते चले जा रहे हैं। अब क्या बोला जाए। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है सीरिया से। सीरिया में लगातार फिर से टेंशन का माहौल बढ़ता चला जा रहा, लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन अचानक से जब ये बवाल फटेगा तब आप देखिएगा कि सीरिया में फिर से नरसंहार होगा। जितना नरसंहार गाजा में हो रहा, सेम तरीके से सीरिया में भी होगा। आज फिर जो अल सैदा इलाका है, ड्रूज कम्युनिटी ने फिर से प्रोटेस्ट किया।
ड्रूज कम्युनिटी हजारों की तादाद में सड़कों पे आ गई। कुछ लोगों के पास अपना ड्रूज का झंडा था। देखिए, किसी भी देश में प्रोटेस्ट अगर होता है तो वहाँ की जनता का अधिकार है वो प्रोटेस्ट करे। सरकार से अगर उसकी कुछ नाराजगी है, सरकार से अगर उसके कुछ सवाल है, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोटेस्ट करे, वो झंडा उठाए। लेकिन यहाँ ड्रूज वाले मामले में दिक्कत ये है कि 10-15 लोग तो ऐसे थे जिनके हाथ में इजराइल का झंडा था। 10-15 लोग ऐसे थे जिनके हाथ में इजराइल का झंडा था, वो इजराइल की तरफ से नारे लगा रहे थे। और बाकायदा इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तब सीरिया की सरकार के कान में जूं रहेगा, उन्होंने अपनी आर्मी भेजी, इस प्रदर्शन को नीचे दिखाने की कोशिश की, दमन करने की कोशिश की। लेकिन इसी दौरान आज सीरिया के दमिश्क में ब्लास्ट हो गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क है, वहां पे बड़ा ब्लास्ट हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये ब्लास्ट किसके इशारे पे हुआ? कहीं नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल का सपना है, जिसके बारे में उन्होंने अपने i20 न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा भी था कि जो ग्रेटर इजराइल का सपना है हम उसको कामयाब करने के लिए पूरा जोर शोर लगा देंगे, पूरी जी जान लगा देंगे, एनी हाउ अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब करेंगे। तो कहीं ये सीरिया में ब्लास्ट होना, ड्रूज कम्युनिटी का इस तरह से युग्र हो जाना, लगातार गाजा के हर एक हॉस्पिटल पे हमला करना, लेबनान में हिजबुल्लाह को डिसआर्म कराने की कोशिश करना, आपको नहीं लगता कि ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को कामयाब करने के लिए आसपास के जितने देश हैं उन सबको कमज़ोर करके, आसपास के जितने देश हैं उनकी ताकत को खींच के एनी हाउ उनको घुटनों पे लाना और फिर धीरे धीरे ज़मीन के टुकड़ों को कब्जा करना? बहरहाल जो समझदार होंगे उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी दोस्तों, और उम्मीद है कि आप भी समझेंगे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि अब नेतन्याहू ने फिर से अपना मुखड़ा बदल दिया। पहले अभी कल परसों में नेतन्याहू ने कहा और इनके ऑफिशियल्स ने अल जजीरा में कहा था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर बंधकों को छोड़ दे हमास तो हम सीज फायर कर देंगे, हम जंग आज रोक देंगे। लेकिन नेतन्याहू ने फिर अपना मुंह खोला। नेतन्याहू ने फिर कहा कि जब तक हमास हमारी हर एक शर्त को नहीं मानेगा तब तक सीज फायर नहीं होगा, जंग नहीं रुकेगी और गाजा को कब्जा हम करके रहेंगे। मैंने आपको शुरू से बताया था कि अब इनका जो मकसद है वो सीज फायर और बंधकों की आज़ादी से काफ़ी ऊपर उठ चुका है। शायद इनका मकसद कभी बंधकों की आज़ादी थी भी नहीं। ये जानबूझ के ऐसा पेच फंसाते हैं कि विक्टिम कार्ड इनको खेलने का मौका मिले, इनको ये दिखाने का मौका मिले कि हमास जो है वो मान नहीं रहा बात, हमास हमारी शर्तों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस वजह से मजबूर है। अच्छा चलिए अब मान लेते हैं आप मजबूर हैं, मजबूरी में आपने हमला भी किया, हम मान लेते हैं। ये जो रोज़ मिसाइलें आप दागते हैं वो भी मजबूरी में आप करते हैं, ये भी हमने मान लिया। लेकिन आपने तो एक फरमान जारी कर दिया कि गजा को आप कब्जा करेंगे। आपने एक फरमान भी जारी कर दिया कि वेस्ट बैंक में 3000 घर बनवाए जाएंगे। तो ये कौन सी मजबूरी में किया जा रहा? हमास शर्तें माने न माने, भाड़ में जाए हमास। मैं कहता हूं फिलिस्तीन की जो मजलूम बच्चे उनकी क्या गलती थी? जो फिलिस्तीन में मासूम मारे जा रहे हैं उनकी क्या गलती थी? वेस्ट बैंक में जिन घरों को कब्जा किया जा रहा, जिन फिलिस्तीनियों को मार के भगाया जा रहा, उनकी क्या गलती थी? चलिए हमने मान लिया कि हमास हथियार उठाता है, हमास गलत करता, हमने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब आप बताओ कि ये जो मजलूम मारे जा रहे हैं इनकी क्या गलती थी? इनके लिए आपके दिमाग में इतनी नफरत क्यों है? खैर, ऐसे सवालों का जवाब ये व्यक्ति देगा कहाँ? अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही है कि चाइना के सीनियर डेलीगेशन इसी सोमवार को भारत आएंगे। इनका नाम है वांग यी। इनको हमारे देश के जो चीफ हैं, जो तमाम षड्यंत्र बनाते हैं बढ़िया से, अजीत डोभाल साहब और जयशंकर साहब, इन दोनों ने इनको बुलाया और कहा कि आओ सीमा विवाद पे बैठ के बात करते हैं। यानी कल परसों में हमारे देश के अंदर जो भारत और चाइना का सीमा विवाद है उसको लेके बातचीत होगी। बातचीत में क्या मुद्दे निकल के सामने आएंगे इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जो चीज़ आपको बताना चाहता हूं वो चीज़ आप समझिए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं, किसी पे 65 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी पे कुछ और है, टीआरपी में लाखों करोड़ों अरबों में खेलते हैं ये लोग। लेकिन आप ताज्जुब की बात देखिए कि भारत और चाइना के सीमा विवाद को लेकर बातचीत होने जा रही है और मैं दावे से कहता हूँ कि ये बात आपको पता नहीं थी। बहुत कम लोग होंगे जिनको पता होगी, बाकी किसी को नहीं पता थी। रीजन है कि यहाँ पे सरकार मोदी जी की है, बातचीत चाइना से है, चाइना हमेशा से ही कब्जा करना चाहता है। क्या बातचीत होगी, कौन सी जमीन दी जाएगी, कौन सी जमीन ली जाएगी या फिर कौन से नक्शे को माना जाएगा, ये सरकार चाहती ही नहीं और गोदी मीडिया चाहती ही नहीं कि आम जनता जाने। कोई नहीं चाहता कि आम जनता जाने। इस वजह से जानबूझ के ऐसे मामलों को बड़ा सफाई से वाइप कर दिया जाता है। एक दो दिन में आप देखिएगा कोई ऐसी घटना को ला दिया जाएगा जिस वजह से आपका ध्यान उस पर अटक जाएगा। कोई बड़ी मर्डर मिस्ट्री होगी, कोई बड़ा एनकाउंटर हो जाएगा या फिर कुछ और हो जाएगा और इसी के बाद चाइना के साथ ये जो मीटिंग है ये मुद्दा दब जाएगा। और आप जैसे लोग बेचारे जो मासूम हैं, जिनके पास इतना वक्त नहीं है कि दिन भर बैठ कर रिसर्च करें क्या चल रहा है, उसके लिए तो हम लोग हैं, मान लीजिए हमारा काम है, हमारी रोजी रोटी है। लेकिन आप जैसे लोग जो बस टीवी खोलते हैं, न्यूज़ चैनल खोलते हैं, कुछ न्यूज़ मिले, उनको कुछ नहीं मिलेगा।
और यही ताज्जुब की बात है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर अमेरिका से निकल के सामने आ रही कि अमेरिका ने इस बार गजा के लोगों का वीजा बैन कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम गजा के लोगों को वीजा देते हैं तो हमारे देश में 9/11 जैसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। यानी अगर गजा के लोग जो फिलिस्तीनी है वो वीजा लेके कैसे भी करके आ जाते हैं तो वो अमेरिका में ब्लास्ट करवा देंगे, ये इस समय अमेरिका का कहना है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ये बयान अमेरिका के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के किसी सीनियर डेलीगेशन ने नहीं दिया। अमेरिका के एक इन्फ्लुएंसर उसने कहा, जिसका नाम है लोरा लूरन। इसने कहा कि अगर गजा के लोग आते हैं तो आने के बाद ये ब्लास्ट करवा देंगे। और इसी ने जब पहल की, सरकार ने मान लिया और कहा कि वीज़ा नहीं मिलेगा गजा के लोगों को। यानी गजा के लोग अमेरिका नहीं जा सकते, ना इलाज के लिए, ना दवा के लिए, ना ही किसी काम के लिए, किसी काम के लिए नहीं। खैर, तो आज की बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही कल मैंने कुछ बोला था, अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। हालांकि माफ़ी क्यों मांगना, लेकिन ठीक है, आप में से अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो हम नहीं चाहते कि हम लोग जो इजराइल फिलिस्तीन की खबरें दिखाते हैं हम आपस में लड़ें। खैर, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।